हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित डिमरी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान से संबंधित हमारी जो दो किताबें हैं। ठीक है, पहली किताब है हमारी समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो जो सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन दोनों किताबों से पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहली किताब, ये पहली वीडियो है, तो इसमें हम फर्स्ट जो हमारी बुक है समकालीन विश्व राजनीति कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, टोटल 11 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। पहला है शीत युद्ध क्या था, ठीक है, कोल्ड वॉर क्या था और इसके प्रमुख कारण और प्रभाव क्या थे, है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से, शीत युद्ध या कोल्ड वॉर क्या था, है ना। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विभिन्न प्रकार की हम कहें कि शक्ति प्रदर्शन, है ना, कौन कितना पावरफुल है, अलग अलग, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में बात हो, सैनिक क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, अनेकों इस तरीके से डेवलपमेंट उन्होंने किए दोनों ही कंट्रीज ने, है ना, चाहे वो अमेरिका की बात करें या सोवियत यूनियन की बात करें। तो इसी के भी इनका बीच में जो टकराव था, इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, है ना, जो वैचारिक टकराव था बेसिकली, और वो आगे बढ़कर सैनिक में बदला, आर्थिक टकराव में बदला। इस प्रकार से वो पूरे विश्व में फैल गया था, पूरा विश्व में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा था। तो उसके प्रमुख कारण क्या थे, है ना, प्रमुख कारण क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ये दिखने लगे थे। और प्रभाव क्या था इसका, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, और हम कहीं सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको समझना है अच्छे से और इसको प्रिपेयर कर लेना है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी इसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, है ना। इसकी संरचना क्या है, संरचना मतलब स्ट्रक्चर क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, मैनेजमेंट में क्या कैसे किस तरीके से होता है, ये कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, महत्वपूर्ण देश, है ना। सभी देशों के नाम तो हम याद रख नहीं सकते, लेकिन वर्ल्ड की जो बड़ी कंट्रीज हैं उन वो कौन कौन से इसके सदस्य हैं और इसकी भूमिका क्या है, यानी कि इसका रोल क्या है, पूरे वर्ल्ड में इसका रोल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उस पर चर्चा करनी है आपको, उसमें इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन बन के आने की पॉसिबिलिटी है पूरी की पूरी। तो आपको इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, ठीक है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या थी और इसका महत्व क्या था। वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये कब शुरू हुआ था, बेसिकली कोल्ड वॉर के ही दौर में शुरू हुआ था, यानी शीत युद्ध के दौर में ही शुरू हुआ था, जब एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था, और दोनों ही अपनी अपनी ओर से पूरे विश्व के देशों पर प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारे पाले में आ जाए, हमारे पाले में आ जाए। लेकिन जो रिसेंटली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज आज़ाद हुई थी, है ना, जो कंट्रीज आज़ाद हुई थी वो नहीं चाहती थी कि हम दोबारा से इस चीज़ में फंसे। तो उन्होंने अपना खुद का एक अलग गुट बना लिया, अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। ठीक है, और उसका लीडर कौन था, बेसिकली भारत था। तो इसी को क्या बोला जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है, क्या क्या किस तरीके से इसने दोनों ही तरफ से बैलेंस करने की कोशिश की, और इसने कोशिश की कि जो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रभाव है वो किस तरीके से कम हो और देश जो स्वतंत्र राष्ट्र है वो विकास के मार्ग पर आगे बढ़े इसका। ठीक है, और उसका महत्व किस तरीके से इन्होंने दिखाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे आने की संभावना पूरी है। चौथा क्वेश्चन है वैश्वीकरण। ठीक है, चाहे वो हम इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो वैश्वीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा, और ये छोड़ नहीं सकते, है ना, इसको, ग्लोबलाइजेशन को। सकारात्मक क्या प्रभाव होंगे, नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, इस पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, इस पर हमें टिप्पणी करनी है। ग्लोबलाइजेशन आप समझते होंगे कि जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं बहुत सारी, उनका आपस में जुड़ना, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे सांस्कृतिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, और इसके सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए हैं, है ना। हमने देखा कि भारत ने किस तरीके से बाहर की कंट्रीज से चीज़ों को अपनाया है और डेवलपमेंट हुआ है भारत का, और वैसे ही बाकी कंट्रीज पे भी भारत का असर हुआ है। इस तरीके से जो कंट्रीज हैं एक दूसरे पर प्रभाव डालती है।
तो वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा देश है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका हम समझ जानते हैं कि जो इकोनॉमिक तौर पर बहुत ही प्रभावशाली राष्ट्र है, यानी कि बात करें बहुत ही पावरफुल राष्ट्र है, तो वो अपना प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर डालने की कोशिश करता रहता है हमेशा फोर्सफुली, है ना, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो। अमेरिका चाहता है कि पूरा विश्व में हर देश में लोकतंत्र आए हमारी तरह और हमें फॉलो करे, तो ये क्या है, नकारात्मक चीज भी है ना। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव भी हैं और नकारात्मक भी, तो इसमें आपको चर्चा करनी, टिप्पणी करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ था, इसके क्या कारण थे और इसके कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया शीत युद्ध क्या था, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है बहुत अच्छे से। समाप्ति के क्या कारण थे, किन किन वजहों से ये समाप्त हो पाया था, क्या क्या रीजंस थे, ठीक है, तो इन पर आपको चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है ना, यानी फॉरेन पॉलिसी है, उन किन किन बेसिस पे चलती है, ठीक है। चाहे वो नेहरू के दौर से स्टार्ट हुई है ना, आज़ादी, भारत के आज़ाद हुए प्रधानमंत्री नेहरू बने, उन्होंने किस तरीके से विदेश नीति के जो सिद्धांत थे उन पर काम किया, और फिर वो किस तरीके से आने वाले जो प्रधानमंत्री थे उनके बाद जो हुए और अब तक जो हुए हैं, उन्होंने किस किस तरीके से जो उन जो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल्स है, उन पर काम किया, उसमें बदलाव हुए हैं, और भारत ने पूरे विश्व में किस तरीके से विदेश नीति पर काम किया है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की राजनीति। आज के समय में हम जानते हैं कि जो पर्यावरण है बहुत ही किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है ना, चाहे वो जीरो एमिशन की बात करें, है ना, या जीरो कार्बन एमिशन की बात करें, या पेड़ लगाने की बात करें, विश्व में ओजोन लेयर जो डिप्लेशन है, क्षति है, उसको कम करने की बात करें, या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें, तो इन सभी चीज़ों का हमें प्रभाव दिखता है। और राजनीति जो है किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके लाइफ में हर एक पॉइंट पर पॉलिटिक्स है। तो पर्यावरण को भी ये किस तरीके से प्रभावित कर रही है, और विश्व के जो सम्मेलन है पर्यावरण से संबंध, वो आपको जरूर देख लेने हैं, ठीक है। और रिसेंटली करंट जो हुए हैं पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड, अगर आप उसको अपने क्वेश्चंस में एज ए करंट यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही ऑथेंटिक होगा, ठीक है। उस पर आपको पढ़ भी लेना है बुक से और उन चीज़ों को इंक्लूड भी करना है। अगला है, अमेरिका की एक ध्रुवीयता और विश्व राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है, चर्चा कीजिए। तो अमेरिका की एक ध्रुवीयता का मतलब है, हमने देखा कोल्ड वॉर के दौर में दोनों तरफ पावर थी, अमेरिका एक तरफ था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, तीसरी तरफ जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो थे। लेकिन आज के समय में अमेरिका क्या है, सोवियत संघ तो खत्म हो गया था, लेकिन आज के समय में अमेरिका जो है बहुत तब से, अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध से और अब तक, एक बहुत ही पावरफुल राष्ट्र रहा है। और हम बात करें कि जो पावर का जो सेंटर है, झुकाव है, वो अमेरिका की तरफ रहा है ना। अमेरिका ही मोस्टली चीज़ें वर्ल्ड में डिसाइड करता है ना। अगर कोई चीज़, अमेरिका कोई आर्थिक डिसीजन ले लेता है ना, या कोई राजनीतिक डिसीजन ले लेता है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई देता है। तो उसका मतलब अमेरिका क्या है, पूरी पावर उसके पक्ष में झुकी हुई रहती है। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं जैसे चाइना बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है हर चीज़ में, भारत तेजी से बढ़ रहा है ना। और अनेकों राष्ट्र जो है अमेरिका को, एक तरीके से हम कहेंगे अमेरिका की एक ध्रुवीयता का अंत करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किस तरीके से चेंज आ रहा है, अमेरिका का प्रभाव अब भी बहुत ज़्यादा है, उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, और अपने आंसर में इंक्लूड करना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ क्या है, इसकी संरचना क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। हालांकि मैं कहूँ कि सबसे कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं इसको ही टिक करूंगा, लेकिन आपको फिर भी ये छोड़ना नहीं है। यूरोपियन यूनियन क्या है, ठीक है, यूरोप के जो देश है उन्होंने मिलकर अपना एक संगठन बनाया जिसको यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ कहते हैं। इसकी संरचना क्या है, इसके देश कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जो हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन में पढ़ा था, कि भूमिका की चर्चा करें, ठीक है। पहला पॉइंट तो वही है, इसका क्या क्या रोल है और अपने उद्देश्य की पूर्ति, यानी कि इसकी स्थापना जिस उद्देश्य से हुई थी, है ना, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपना प्रभाव कमजोर राष्ट्रों पर ना डाले, उसको नियमित करने के लिए, ऐसे अनेक उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए थे विश्व में
है ना, चाहे वो खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करना, लोगों को जो विस्थापन की समस्या उसको खत्म करना, इन सभी उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो ये सफल कहाँ तक रहा है, इसकी रियलिटी क्या है, इसके कहाँ तक इसको सक्सेस मिली है, और प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ तक प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब प्रेजेंट टाइम में ये सच में रिलेवेंट है भी या नहीं है, या फिर ये मात्र एक शक्तिशाली राष्ट्रों के कठपुतली बन चुका है। उससे रिलेटेड आपको ये चर्चा करनी है। ठीक है, अगला क्या है, दक्षिण एशिया में बदलते राजनीतिक स्वरूप पर टिप्पणी करें। दक्षिण एशिया मतलब जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इसके आसपास के जो देश हैं इनको क्या बोला जाता है, दक्षिण एशिया कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, और वो राजनीतिक परिवर्तन किस तरीके से आर्थिक परिवर्तन ला रहे हैं, और किस तरीके से जो है आतंकवाद को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना, और शांति किस तरीके से लाई जा सकती है, इन देशों के मध्य किस तरीके से सामंजस्य लाया जा सकता है, इनकी आर्थिक जो प्रणाली है, आर्थिक पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, वो क्या प्रभाव ला रही है। तो राजनीतिक में आपको ज़्यादा डिस्कशन करना है, उसके साथ साथ आपको इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। तो टोटल हमने 11 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, ठीक है, 11 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया। तो ये 11 जो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, ये किसी न किसी रूप में आपको अपने पेपर में दिखाई देंगे डेफिनेटली। तो आपको इनको छोड़ना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और कुछ करंट में चीज़ें आपको पढ़नी, अखबार में पढ़े या फिर न्यूज़ में पढ़े, तो उनको इंक्लूड जरूर कर ले। ठीक है, तो आगे आपके मार्क्स और अच्छे बढ़ सके। ठीक है, और जितने भी प्रॉपर फॉर्मेटिंग आंसर की जरूर हो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिंग के नंबर जरूर मिलते हैं और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, एग्जामिनर पे। तो आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या आपको लग रहा हो कि इसका आंसर कैसे करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और हो सकता है तो हम वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। Thank you for watching Amit Dimne classes. Thank you for watching this video. Bye bye.